Okay, let's see. So yesterday we have discussed about the electric field inside the dielectric slab, जिसमें हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा था, दैट इज E एक्सटर्नल बाय K. ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया था इस पार्ट पे, जिसमें हम थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि क्यों आंसर थोड़ा सा वेरी कर रहा था. तो यहाँ पर समझिए कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली द वेक्टर सम ऑफ एक्सटर्नल फील्ड एंड इंड्यूस्ड फील्ड. And as you know that external electric field and induced electric field both are in opposite direction, मतलब कि एंटी पैरेलल है, राइट. तो जब हम उसे इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करते हैं, उस टाइम पे हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं. फिर समझ में आ रही है मेरी बात? Yes, sir. ठीक है, वही एक रीजन है. और दूसरा जो मैंने आपको कल बताया था, वो उस फैक्टर की वजह से हमने इसको इस तरीके से लिखा है. ठीक है, क्लियर रिद्धि? यस सर. अच्छा, सर वापस समझाओ ना, अभी आपने फैक्टर बताया. हाँ, फिर से बताता हूँ. जैसे कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था इसके बारे में कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है E एक्सटर्नल प्लस E इंड्यूस. अब ये जो हमने लिखा है दैट इज द वेक्टर सम, लेकिन व्हेन वी आर रिप्रेजेंटिंग इट विद ओनली बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो हमने यहाँ पर उसको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया है, बिकॉज यू नो दैट कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड E एक्सटर्नल बोथ आर इन एंटी पैरेलल डायरेक्शन. एंटी पैरेलल है मतलब नेगेटिव है, यस सर. राइट. तो जब हम उसे मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख रहे हैं, एट द टाइम वी आर टेकिंग इज अ नेगेटिव. दूसरी चीज, जो आपको मॉड्यूल दिए गए हैं, उन मॉड्यूल्स के अंदर जो E इंड्यूस मैंने यहाँ पर लिखा है, उसको EP से रिप्रेजेंट किया गया होगा, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन. ये जो इंड्यूस्ड है दैट इज बेसिकली इट्स अ पोलराइजेशन, तो उसको EP से रिप्रेजेंट किया गया होगा, राइट रिद्धि? यस सर. और जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको E नॉट से रिप्रेजेंट किया गया है. ठीक है, तो ये मॉड्यूल में जो है वो मैंने आपको बता दिया कि मॉड्यूल में इस तरीके से लिखा हुआ आपको मिलने वाला है. बोलो यहां तक कोई डाउट? No, sir. ठीक है. नो सर. अब दूसरी एक चीज, मॉड्यूल में आपको एक और चीज मिलेगी, मैं आपको यहाँ पे वो लिख के बता देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू E एक्सटर्नल माइनस E इंड्यूस्ड. क्यों लिख रहा हूँ? बिकॉज इट इज इन एंटी पैरेलल डायरेक्शन, राइट. इसीलिए मैंने लिखा माइनस E इंड्यूस्ड. तो अब आप यहाँ से E इंड्यूस को यहाँ लेके जाएंगे तो E एक्सटर्नल माइनस E नेट हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा. बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? यस सर. ओके ग्रेट. बस यहीं पर हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था, बाकी सारी चीजें क्लियर थी हमारी. ठीक है, ये भी क्लियर था. यहाँ पर आ जाइए. चलिए देखिए. अच्छा, एक चीज और पूछनी थी. यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द प्लेट 0 लेते हैं, वो क्यों लेते हैं वो तो पता है ना सबको? इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द प्लेट्स हम जो लेते हैं दैट वी आर टेकिंग समटाइम्स 0, वो आपको पता है ना 0 क्यों लेते हैं? यस और नो? चलिए देखिए. Again we are on the starting from the parallel plate arrangement of two conducting plates. Parallel arrangement of two parallel conducting plates. ठीक है. अब यहाँ पर देखो बेटा, हमने यहाँ पर दो
पैरेलल प्लेट का अरेंजमेंट लिया है एंड एज यू ऑल नो दैट कि D is very very less than A, मतलब कि जो एरिया है वो बहुत ही बड़ा है इन कंपैरिजन टू द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स, ठीक है। एंड यू ऑल नो दैट यहाँ पर हमने प्लस क्यू चार्ज रखा है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, माइनस क्यू चार्ज सिग्मा चार्ज डेंसिटी माइनस सर सिग्मा। मतलब इधर ये चार्ज इंड्यूस नहीं हो रहा, हमने रखा है ना प्लस क्यू और माइनस क्यू। देखो प्लस क्यू रखते हैं तो माइनस क्यू अपने आप आएगा, बिकॉज ये वाली जो प्लेट है इसको हमने ग्राउंड किया हुआ है। इट इज लाइक दिस। मतलब इधर चार्ज इंड्यूस नहीं हो रहा ना। माइनस क्यू आ रहा है ना, प्लस क्यू जैसे हमने एक प्लेट ली, उस प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज है, तो डेफिनेटली अगर आपने दूसरी प्लेट दूसरा कंडक्टिंग प्लेट ली है उसको हमने ग्राउंड किया है, तो ग्राउंड पे से उतना ही अमाउंट का नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर। आई बात समझ में? अगर हमने यहाँ पर एक कंडक्टिंग प्लेट ली है, ये अगर प्लेट ए है और ये प्लेट बी है, तो प्लेट ए पे आपने प्लस क्यू चार्ज रखा, दूसरी प्लेट को हमने क्या किया, ग्राउंड किया। ग्राउंड करने की वजह से क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज उतने ही अमाउंट का ऊपर आ जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पर प्लस क्यू हमने सबसे पहले स्टडी किया था इस चीज को, और मैंने आपको ये बताया था कि पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है और कैपेसिटेंस बढ़ जाता है इस प्रोसेस की वजह से। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस। आई बात समझ में? अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं कि इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलती है वो कुछ इस तरीके से मिलेगी। इट्स अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वी आर गेटिंग बिटवीन दिस टू प्लेट्स। यस और नो? Yes, sir. अब यहाँ पे एक चीज समझो कि ये जो इसके जो पॉइंट्स हैं, ये जो एज है, जो जो प्लेट है, उस प्लेट का जो एज है उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से जा रही होगी, समथिंग लाइक दिस। यस और नो? लेकिन अगर आप एक चीज समझे, अगर मैं इसके अरेंजमेंट को थोड़ा सा चेंज करूं, हम लोग क्यों डी को ए से, व्हाई वी आर टेकिंग डी वेरी स्मॉल कंपेयर टू ए एरिया, वो भी हम लोग देखते हैं। उसके पीछे भी क्या रीजन है वो भी देखिए। सपोज मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर डिस्टेंस को और एरिया में ज्यादा फर्क नहीं रखा। सपोज यहाँ पर मैं आपको एक कंडीशन लेके बता देता हूँ। ये कुछ इस तरीके की कंडीशन हमने ली, तो क्या होगा, यहाँ पर तो प्लस चार्ज है ही और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है सेम, तो यहाँ पे डेफिनेटली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल बी देयर इन दिस वे। लेकिन साथ साथ में क्या हो रहा होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कुछ इस तरीके से जा रही होंगी, इस तरीके से। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि अगर आपने जो सेपरेशन है वो कम कर दिया है विथ रिस्पेक्ट टू जो एरिया है प्लेट्स का, उसकी कंपैरिजन में अगर आपने डी को छोटा कर दिया है, सो क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कन्फाइंड, एक हमने जो स्पेसिफिक रीजन लिया था कि इन दो पैरेलल प्लेट के बीच में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को स्टोर करना है या हमें एनर्जी को स्टोर करना है, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कहाँ जा रही है, बाहर जा रही है। और बाहर जा रही है दैट मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिसमें हमें कन्फाइंड रीजन है हमारा, उसके अंदर जिसमें हमें स्टोर करना है, उसकी जगह बाहर जा रही है, तो वो तो लॉस हो रहा है हमारा। यस और नो? ठीक है, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज बियॉन्ड द रीजन बिटवीन द प्लेट्स, सच लॉस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज कॉल्ड फ्रिंजिंग इफेक्ट। मैं लिख देता हूं यहां पर electric field is beyond region between plates, such loss of electrostatic
electrostatic energy is called fringing effect. Fringing effect. ठीक है, क्लियर है यहां तक? सर एक बार वापस एक्सप्लेन करो ना। एक मिनट रुक, स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने। हाँ बताओ बेटा, क्या फिर से एक्सप्लेन करो? ओके देखिए, यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि सपोज एक तरफ पॉजिटिव प्लेट है और एक तरफ नेगेटिव प्लेट है, ठीक है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ जाएगी। लेकिन अगर आपने जो पैरेलल प्लेट्स रखी हैं उसके एरिया की कंपैरिजन में जो सेपरेशन लिया है, देखो यहाँ पर जो कंडीशन है वो क्या है कि D इज वेरी लेस देन A, ठीक है। अरे एक मिनट सॉरी, इसको थोड़ा बड़ा बनाना है, जस्ट अ मिनट। मैंने उसको ही बना दिया था वापस से। सपोज यहां पर हम ले रहे हैं फर्स्ट कंडीशन, हमारे पास क्या है कि D इज वेरी लेस देन A। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें जो मिल रही है इट इज इन कन्फाइंड रीजन, मतलब हमें जिस रीजन में चाहिए उस रीजन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है, राइट। लेकिन अगर हम इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हैं, राइट, मतलब हम ये कहें कि D इज अप्रोक्सीमेटली A, ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारे पास में चार्ज है, सपोज यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, एंड दिस वन इज ग्राउंड, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये है तो यहाँ पर तो यूनिफॉर्म है, बट आफ्टर दैट यहाँ पर जो है क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इस कन्फाइंड रीजन से बाहर भी जा रही होगी, कुछ इस तरीके से। बात आई समझ में बेटा? सर D इज इक्वल टू A मतलब सर D तो पर डिस्टेंस है और सर A तो एरिया है ना। मैं जो सरफेस प्लेट का जो एरिया होता है ना, मैं ये बता रहा हूं, जैसे कि यहाँ पर एक और डायग्राम बना के बता देता हूँ। तो होता है, these are the two capacitor plates, ठीक है, एंड यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये इन दोनों के बीच का सेपरेशन है D। आई बात समझ में बेटा? यस। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर है नेगेटिव चार्ज, इन दिस वे। एंड ये जो प्लेट है, इस प्लेट को क्या किया हुआ था, पहले ग्राउंड किया हुआ था, उसी की वजह से नेगेटिव चार्ज आया यहाँ पर, ठीक। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर यहाँ पर D इज लेस देन A, D इज लेस देन A मतलब कि उसका ये वाला जो एरिया वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये अगर बहुत ही छोटा है किसके कंपैरिजन में, इफ D इज वेरी लेस देन A, बिकॉज हमारे पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हुआ था, A एप्सिलॉन नॉट बाय D, तो जितना डिस्टेंस कम होगा उतना ही ज्यादा कैपेसिटेंस मिलेगा, राइट। बट उसके पीछे क्या फैक्टर काम कर रहा है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ।
यहाँ पर फैक्टर ये काम कर रहा है कि जैसे आपने ये जो प्लेट्स हैं, इन दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस को अगर इंक्रीज किया, राइट, नॉट इक्वल टू ए बट टेंटेटिव मैं बता रहा हूं आपको कि हमने उसके पास लेके गए, राइट, तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको दिख रही है, ठीक है, ये जो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको दिख रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ जा रही है, एक कन्फाइंड जो रीजन है उस रीजन से बाहर जा रही है, राइट, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, यस और नो, एंड वो जो लॉस होता है उस लॉस को कहते हैं सॉरी ये जो इफेक्ट है, मतलब ये जो लॉस हो रहा है उसका जो इफेक्ट है उसे कहते हैं फ्रिंजिंग इफेक्ट। क्या कहते हैं बेटा? फ्रिंजिंग इफेक्ट। बोलो क्लियर है यहां तक? यहां तक ये स्टेप क्लियर है सभी को? सर एनर्जी लॉस कैसे होगी? एनर्जी लॉस इस तरीके से होगी बेटा कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो अगर सर्टेन रीजन से, जैसे हमें तो क्या करना है, हमें किस एरिया में चाहिए, हमें चाहिए इस पर्टिकुलर जोन में, हमें तो चाहिए इतना, हमारी प्लेट है और इसी प्लेट के अंदर में क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। लेकिन अब आप देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो बाहर जा रही है, इस प्लेट्स के जा रही है कि नहीं जा रही, मतलब हमने जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ली उसके बाहर जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जा रही है तो डेफिनेटली देयर विल बी अ लॉस। क्लियर है? तो बाहर कैसे जा रही है, मतलब बाहर ऐसे जा रही है जैसे यहाँ पर हमने जैसे ये प्लेट बनाई है, ठीक है, तो क्या होता है कि यहां से जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो यूनिफॉर्मली ऐसे जा रही है स्ट्रेट इन दिस वे, एक तो इस तरीके से जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये तो यूनिफॉर्म है, ठीक है, इस तरीके से जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, राइट। अब दूसरा क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो प्लेट है उसकी एज भी है, ये एजेस दिख रही हैं आपको, यस और नो? ठीक है, तो प्लेट की जो सरफेस है वहां पर जो चार्ज है उसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से जा रही है यूनिफॉर्म, लेकिन उसकी ये जो एज दिख रही है जो मैंने रेड कलर से मार्क किया है, क्या इस एज के ऊपर भी चार्ज होगा, होगा कि नहीं होगा बेटा? यस सर। ठीक है, तो एज के ऊपर जब यहाँ पर चार्ज होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो क्या कर रही होंगी, बाहर की तरफ जा रही होंगी कुछ इस तरीके से। अब ये बाहर की तरफ इस तरीके से क्यों जा रही हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, नहीं रखा है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर प्लेट तो वही है तो फिर उसमें क्यों इतना वाइड जा रहा है, तो बेटा एक चीज समझो यहाँ पर कि अगर हमने यहाँ पर एक कंडीशन ली है, यहाँ पर हमने कंडीशन ली है कि D इज वेरी लेस देन A, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से यहाँ कुछ ऐसे जा रही, चलिए मान लिए मैंने आपकी बात, ठीक है। लेकिन जब आपने सेपरेशन बढ़ाया, सपोज मैं ये कह रहा हूं कि यही हमने कंडीशन रखी और हमने सेपरेशन को बढ़ा दिया, मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो सेपरेशन है इस सेपरेशन को मैंने बढ़ा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये जो सेपरेशन बढ़ा दिया है, जस्ट अ मिनट, अच्छा अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया बेटा, सेपरेशन को बढ़ा दिया। अब सेपरेशन बढ़ाने की वजह से क्या हुआ, कि अब ये जो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो निकल रही है, राइट, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है उसको ट्रैवल भी ज्यादा करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ट्रैवल भी तो ज्यादा करना पड़ेगा, यस और नो? ये तो सर अंदर वाली भी तो उतनी ही करेगी ना। नहीं करेगी ना, अंदर वाली कहाँ से उतनी करेगी बता जरा, जो D इज लेस देन एरिया है, मतलब जो स्मॉल डिस्टेंस है उसमें तो सीधा पहुंच रहा है वहां तक। आप खुद सोचो कि आपके पास एक बॉल है, आपके पास एक बॉल है, आप बाउंड्री पे हो, तो बाउंड्री पे जब आप होते हो तो आप बॉल को ऐसे फेंकते हो या प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंकते हो, बताइए?
प्रोजेक्टाइल में फेंकते हैं। तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के नेगेटिव की तरफ मूव करेगी तो वो भी प्रोजेक्टाइल फॉर्म में ही जाएगी। बस उसी की वजह से क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो बाहर जाती हैं इस सरफेस से। मतलब ये जो हमने जो एक मीडियम इन द सेंस कि जो दोनों के बीच में, दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में जो कन्फाइंड रीजन हमने कंसीडर किया था, उस रीजन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ जाती है, कुछ बाहर जाती है, कुछ इस तरीके से। अब सारी बाहर जा रही है ऐसा भी नहीं कह रहा हूं मैं, जो अंदर की है वो तो स्ट्रेट जा रही है, राइट? क्लियर है बेटा? बट ये जो एजेस हैं यहाँ से जो निकल रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो बाहर की तरफ जा रही है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब क्लियर हो गया कि क्यों ऐसा हो रहा है? यस सर। ओके, तो ये जो इफेक्ट है इसे बेटा हम कहते हैं फ्रिंजिंग इफेक्ट। क्या कहते हैं बेटा इसको? फ्रिंजिंग इफेक्ट। इसी इफेक्ट को दूर करने के लिए, मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो वेस्ट नहीं हो, उसी लिए हम लोग क्या करते हैं कि D इज ऑलवेज वी कीप लेस। समझ में आया? क्लियर है बेटा? सर एक मिनट लास्ट स्लाइड कर रहा हूँ। ये लास्ट ही है बेटा। सर इससे इसके पहले पहले आप लोगों ने ये वाली है और उससे पहले ये वाली है। यस सर यही वाली थी। ओके सर। ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लो इसको और ज्यादा कम करना है, ये जो इफेक्ट है इस इफेक्ट को कम करना है, तो हम क्या करेंगे? तो अब मैं आपको दिखा रहा हूं कुछ इसी तरीके से कि ये जो इफेक्ट है फ्रिंजिंग इफेक्ट, टू रिड्यूस दिस फ्रिंजिंग इफेक्ट हम क्या कर सकते हैं? देखिए, वी कैन गो इन दिस वे कि यहाँ पर हमने दो पैरेलल प्लेट्स ले ली कुछ इस तरीके से, ठीक है? एंड नाउ दिस इज द सेपरेशन बिटवीन दिस टू प्लेट्स। इसके पास प्लस क्यू चार्ज है और इसके पास माइनस क्यू चार्ज है, राइट? तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे जाएगी? अब तो सीधी ऐसी ही जा रही होगी। आई बात समझ में बेटा? यस सर। तो हमने क्या किया? अल्टीमेटली डिस्टेंस d को कम कर दिया, ठीक है? और वी कैन से टू रिड्यूस fringing effect, d is reduced greatly। ठीक है? क्लियर? हेलो, क्लियर है बेटा? यस सर। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें। इसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम आगे लिखते हुए चलेंगे। अभी हमने जो देखा उसमें हमने क्या किया था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने देखा कि एयर है, उसमें क्या है? एयर। अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखते हैं तो वो कैसे बिहेव करेगा, अब वो हम देख लेते हैं, ठीक है? व्हेन वी प्लेस अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन दिस पैरेलल प्लेट्स, ठीक है? सो वी कैन से पैरेलल प्लेट कंडक्टर्स विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंड इट इज कंप्लीटली फिल्ड। इट इज कंप्लीटली फिल्ड मतलब पूरा भरा हुआ है। जैसे कि सपोज यहाँ पर मेरे पास ये दो नोटबुक्स हैं, सपोज ये दो नोटबुक्स हैं, दिख रही हैं सभी को? नहीं दिख रही? दिख रही है? नहीं नो सर। नहीं दिख रही होगी स्क्रीन की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं इसी में बता देता हूँ। पैरेलल प्लेट conductors with dielectric slab completely filled between them,
दैट मीन्स मैं यहाँ पर प्लेट बना के दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि अगर मैं इसी को ले लेता हूँ सीधा, सपोज ये है हमारे पास में, दिस इज योर कैपेसिटर, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है हमारे पास में यहाँ पर, एंड हियर इस तरीके से हमने इसे ग्राउंड किया हुआ है ना। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो कैपेसिटर लिया है हमने, इट इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, मतलब कि ये पूरा इट इज फिल्ड समथिंग लाइक दिस, ये पूरा फिल किया हुआ है। समझ रहे हैं? इस तरीके से ये पूरा फिल किया हुआ है। अब आपको रेड दिख रहा है कुछ पार्ट इसका, तो ये जो रेड है दैट मीन्स हमने इसको क्या कर दिया, इसको ये पूरा फिल किया हुआ है, ये दिस पार्ट इज कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है। और इसे अगर हमें सिंपल प्लेट से समझना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इस तरीके से जो आपकी बुक में दिया होगा वो कुछ इस तरीके से मेंशन्ड होगा कि ये हमने एक प्लेट ले ली, यहाँ पर हमने एक और प्लेट ले ली, एंड नाउ दिस इज completely filled like this. हल्का सा गैप रख रहा हूं मैं ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है, एक तरफ हल्का सा गैप। थोड़ा सा गैप छोड़ रहा हूं, ठीक है, क्लियर है? एक्चुअल में गैप नहीं है, जस्ट आपको समझ में आए इसलिए मैंने गैप रखा है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि दिस इज कंप्लीटली फिल्ड, सो यहाँ पर आपका प्लस क्यू चार्ज है, चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, माइनस सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी। अगेन यहाँ पर वही कंडीशन ली है, द सेपरेशन बिटवीन देम दिस टू प्लेट्स इज डी एंड डी इज वेरी लेस देन ए। ये सारी कंडीशन एज इट इज है। हमने यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब लिया है विच इज कंप्लीटली फिल्ड, मतलब कि पूरा ये फिल्ड है, ये इट्स अ मीडियम, नाउ देयर इज नो एयर, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें मिलेगी वो कितनी मिलेगी बताओ? जब आप किसी मीडियम में रखते हैं बेटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिलती है? अगर हमने एयर में रखा होता है तो एयर में कितना मिलता है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट मिलता है। कितना मिलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट? यस और नो? इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में कितना मिल रहा है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट मिलता है, यस और नो? जल्दी बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में Yes, सिग्मा बाय sir. एप्सिलॉन मिलता है, राइट? अगर आप उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी मीडियम में फाइंड करना चाह रहे हैं तो इस मीडियम में, मतलब ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा है, इस कंडीशन में यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? बताओ जरा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा सिग्मा बाय के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। क्या लिख सकते हैं? सिग्मा बाय के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, राइट? एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वही एज इट इज रहेगी, यूनिफॉर्म। वी विल हैव यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यस और नो? Yes. बोलो, यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? नो सर। जल्दी हाँ ना कर दिया करो यार। नाउ लेट्स सी आगे। अच्छा, अब हमने ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा है, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने की वजह से उसके कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट आएगा वो हमें देखना है। तो हम लिखेंगे C इज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस, C इज इक्वल्स टू Q बाय
डेल्टा वी, आप चाहें तो वी भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है बेटा, ठीक है। C इक्वल्स टू क्यू बाय डेल्टा वी। एंड यहाँ पर जैसे यहाँ पर और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, ये लिया हमने, तो यहाँ पे आ जाएगा Q बाय डेल्टा वी। अच्छा अब बताइए डेल्टा वी हमें क्या मिलेगा, ये हमें फाइंड करना है। तो हम पहले क्या करते हैं, डेल्टा वी निकाल लेते हैं। तो डेल्टा वी के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, E टाइम्स ऑफ डी होता है। क्या होता है, E टाइम्स ऑफ डी। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहाँ पर कितनी मिल रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है सिग्मा बाय के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। यस और नो, राइट। तो ये आपका डेल्टा वी हो जाएगा। और सिग्मा इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाय ए के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। ये आपका डेल्टा वी है। नाउ ये डेल्टा वी की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो मैं इसी में करके दिखा देता हूं आपको। तो वी कैन राइट C इज इक्वल्स टू Q बाय डेल्टा वी। डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है, तो Q टाइम्स ऑफ D बाय A के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है यहां तक। अब ये Q से ये Q कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, C इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ A एप्सिलॉन नॉट बाय D। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो मीडियम का हमने निकाला, तो मीडियम का जो कैपेसिटेंस आया, दैट कैपेसिटेंस इज K टाइम्स ऑफ C नॉट। मतलब एयर में जो है उससे क्या है, K टाइम्स है। यस और नो, यस यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ पहले। बोलो, कोई दिक्कत। No, सर एक बार समझाओ ना डेरिवेशन ऑफिस से। तू कहाँ चला गया था भाई बीच में। सर कनेक्टिंग आ गया था सर। कैपेसिटेंस ऑफ अ मीडियम इज इक्वल्स टू Q बाय डेल्टा वी, राइट। तो डेल्टा वी इक्वल्स टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी डिस्टेंस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द मीडियम इनटू डी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द मीडियम कितना आएगा, ये है सिग्मा बाय के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। तो डेल्टा वी इज इक्वल्स टू, सिग्मा की जगह क्या पुट करेंगे, Q बाय ए। तो सिग्मा की जगह हमने पुट किया Q बाय ए टाइम्स ऑफ, सॉरी Q बाय ए के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन इनटू डी। दैट मींस कैपेसिटेंस ऑफ द मीडियम क्या आ जाएगा, Q बाय क्यू डी ए एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कैंसिल हो गया एंड कैपेसिटेंस ऑफ द मीडियम आ गया K टाइम्स ऑफ A एप्सिलॉन नॉट बाय D। और A एप्सिलॉन नॉट बाय D रिप्रेजेंट कैपेसिटेंस ऑफ द एयर। बोलो यहां तक क्लियर है, यस सर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। नेक्स्ट। अच्छा अब हमने पहला केस देखा एयर में, तो उसमें कैपेसिटेंस आया A एप्सिलॉन नॉट बाय D। दूसरा केस देखा जिसके अंदर हमने उसे कंप्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने किया, तो उसमें हमें मिला K टाइम्स ऑफ A एप्सिलॉन नॉट बाय D। अब हमें तीसरा केस लेना है जिसमें हमने उसको आधा भरा हुआ है। क्या किया है, आधा भरा हुआ है, आधा खाली है, ठीक है। ऐसा केस लेते हैं। तो पैरेलल प्लेट कंडक्टर्स विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब पार्शियली फिल्ड बिटवीन देम। इसी को उठा लेते हैं फटाफट से। इसमें ये जो कंप्लीटली फिल्ड दिखाई दे रहा है, इस कंप्लीटली की जगह हम क्या ले लेंगे, पार्शियली फिल्ड विद इन देम। मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है पार्शियली फिल्ड किया हुआ है, ठीक है।
देखो ये हमने इसको थोड़ा सा मैं बड़ा बना रहा हूं ताकि मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर पाऊं, ठीक है। ये हमने ले लिया, दो पैरेलल प्लेट्स हमने ले ली, ठीक है। और इन दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब पार्शियली फिल किया हुआ है। पार्शियली मतलब आधा, ये कुछ इस तरीके से। बोलो आई बात समझ में? समझ में आ रहा है? एंड दिस प्लेट इज ग्राउंड, इसको हमने ग्राउंड कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, एंड ये हमने इस पे दिया है प्लस क्यू चार्ज, तो इधर आएगा माइनस क्यू चार्ज, तो यहाँ पे आएगा प्लस सिग्मा, यहाँ पर आएगा माइनस सिग्मा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे समझो, ये x इक्वल टू 0 पोजिशन है, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये हमने ले लिया t थिकनेस का स्लैब। क्या किया? t थिकनेस का स्लैब रखा है 0 से यहां तक। अब इसको नाम दे देते हैं x1 पोजीशन, ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं x1 प्लस t पोजीशन, एंड इन दोनों के बीच में ये जो सेपरेशन है दैट सेपरेशन इज d। बोलो यहां तक कोई डाउट है किसी को? Anyone has any doubt in this? पहले बताइए। No, sir. ठीक है। अब No, ये जो है यहाँ पर तो ये क्या है, यहाँ पर तो एयर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एयर, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड एयर, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो प्लस, अब कंडक्टिंग स्लैब है, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो रखा है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पैरेलल प्लेट आपने ली है प्लस क्यू चार्ज जिसपे है, उसकी वजह से क्या डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने जो रखा है, तो क्या यहाँ पर कोई चार्ज इंड्यूस होगा? तो यहाँ पर चार्ज इंड्यूस होगा माइनस क्यू, होगा कि नहीं होगा बेटा? राइट। अगर यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू है, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा? बताओ जल्दी से। यहाँ पर क्या आएगा? माइनस क्यू इंड्यूस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस क्यू इंड्यूस। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. पक्का? माइनस क्यू इंड्यूस एंड प्लस क्यू इंड्यूस्ड, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मीडियम, ठीक है, एंड इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है हमने ले लिया k। बोलो यहाँ तक क्लियर है? बहुत ही स्लो पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए एक ही बार में। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. कंडीशन अभी भी वही है कि d इज लेस देन a। कंडीशन बेटा अभी भी वही है दैट d इज वेरी लेस देन a, ये ध्यान रखना। बोलो यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. अब मुझे ये बताओ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगी यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एयर, वो कितना मिलेगी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एयर कितना मिलेगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट मिलेगा, यस और नो? राइट। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मीडियम कितना मिलेगा हमें? सिग्मा बाय के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. क्लियर है बेटा?
अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ग्राफ का क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। अगर मान लीजिए आपको इस कंडीशन में ग्राफ पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए? ग्राफ। तो ग्राफ को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ है ये, ठीक है, जिसमें अगर हम यहां पर देखें तो सबसे पहले तो दो चीजें हैं, एक तो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मीडियम एंड दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर। ये दो चीजें हैं जिसमें अगर हम देखें तो x इक्वल 0 से x1, यहां पर देखो नीचे की तरफ 0 से x1 दिख रहा है स्लैब पे, 0 से x1 मैंने मेंशन किया था। तो जब आप x1 पे हैं, यहाँ पे जब आप x1 पे हैं, x1 पे उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एयर वाली मिल रही है 0 से x1 के बीच में, ये 0 है, ये x1 है। तो 0 से x1 में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिल रही है आपको? 0 से x1 में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिल रही है? ई एयर मिल रहा है, यस और नो, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका आ जाएगा x1 के लिए। फिर x1 से x1 प्लस टी के लिए अगर हम देखें, x1 से x1 प्लस टी, तो यहां पर अगर हम देखें x1 प्लस टी, तो x1 प्लस टी में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है? कम हो रही है, सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट हो रही है। तो उसको क्या हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरीके से? बोलो, आई बात समझ में? और अगर आप 0 मतलब एक्सट्रीम डी पे चले जाएंगे, बिकॉज इट्स अ कंप्लीट डिस्टेंस डी, ठीक है, तो यहाँ पर जब फाइनल डी पे पहुंचेंगे उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड अब x1 प्लस टी से, मतलब कि x1 प्लस टी से ये d तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ पर देखो ये x1 प्लस टी है और ये आपका फाइनल डिस्टेंस d कवर होगा। तो x1 प्लस टी से ये फाइनल डिस्टेंस तक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिल रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर मिल रही है, यस और नो? भाई यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एयर है, यस तो यहाँ पर अगेन ये फिर से इंक्रीज हो जाएगी। बोलो, आई बात समझ में? समझ में आया, यस और नो? Yes. तो ये ग्राफ भी सर x1 प्लस टी पे ही सिर्फ मीडियम में होगी सर, x1 से x1 उधर प्लस पे एयर टी, पे होगी। नहीं नहीं, x1 से x1 प्लस टी तो मीडियम है ना, x1 मतलब सर पोजीशन। उधर बोलो उधर एयर नहीं होगा ना सर? ना, इलेक्ट्रिक मीडियम फील्ड इन रखा है एयर। तो एयर कहां से होगा? ठीक है, क्लियर है बेटा यहां तक? हाँ भाई, क्लियर है, यस और नो? अच्छा, यस सर। अब आगे इसी में देखो, यही केस को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, इट इज पार्शियली फिल्ड है, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, अभी है किसी को कोई डाउट इसमें? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। कल हमने ओके चलिए यहाँ तक आ गए। ओके, अब यहाँ पर समझिए, अगर आपसे पूछा जाए कि क्यू इंड्यूस, तो क्यू इंड्यूस क्या आ जाएगा बेटा? क्यू इंड्यूस अगर हमें निकालना है तो क्यू इंड्यूस क्या आ जाएगा? तो क्यू इंड्यूस आएगा, क्यू इंड्यूस इज इक्वल्स टू क्यू टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर इंटू 1 - 1/k। बोलो, आई बात समझ में?
एंड सिमिलरली सिग्मा इंड्यूस अगर हमें निकालना है तो सिग्मा इंड्यूस क्या आ जाएगा, सिग्मा टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर इनटू 1 - 1 अपॉन के। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर समझिए कैपेसिटेंस हमें फाइंड करना है। भाई ये सब जो कहानी कर रहे हैं कर किसके लिए है, कैपेसिटेंस के लिए कर रहे हैं। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, C इज इक्वल टू क्यू बाय डेल्टा वी। क्या आएगा, C इज इक्वल टू क्यू बाय डेल्टा वी। तो डेल्टा वी कितना आएगा, पहले हम वो निकालेंगे। तो देखिए डेल्टा वी इज इक्वल्स टू क्या होता है, E इंटू डी होता है। डेल्टा वी क्या होता है बेटा, E इंटू डी होता है। अब यहाँ पर E इंटू डी जब आप करेंगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब कि जो सेपरेशन हमने लिया है, 0 से x1 लिया है, देन x1 से x1 प्लस t लिया है, देन x1 प्लस t से हमने d लिया। ये 3 सेपरेशन है, मतलब 3 रीजन हमने अलग अलग लिए हैं। क्लियर है बेटा? हेलो अरे आपने वो क्यू इंड्यूस्ड और सिग्मा इंड्यूस्ड कैसे मतलब देखा? क्यू इंड्यूस और सिग्मा इंड्यूस हमने जो कल किया था उसी के बेसिस पे से लिखा है मैंने। आप एक बार देख लेना, आपको आइडिया आ जाएगा। इसलिए मैं पिछली वाली स्लाइड्स पे गया था वही देखने के लिए कि करवाया कि नहीं करवाया। ठीक है, जो हमने लिखा था ना कल, क्यू इंड्यूस को क्यू इंटू एक्सट्रा ई एक्सटर्नल। ई एक्सटर्नल मतलब कि जो उसके सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लिया है। तो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एयर है, तो हमने एयर ले लिया है। आई बात समझ में बेटा? सर हमने क्लियर? ए एप्सिलॉन नॉट लिखा था ना। अच्छा, अब देखो डेल्टा वी। तो डेल्टा वी को हम लिखेंगे, समझो डेल्टा वी क्या होता है, ए इंटू डी होता है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ देखो, यहाँ पर आप जब ए इंटू डी अप्लाई करोगे तो ई एयर इंटू डी करेंगे। अब डी कितना है, तो 0 से x1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x1। तो ई एयर इंटू x1 लिखेंगे इस एरिया के लिए। भाई ई ए इंटू x1 लिखेंगे, यस और नो? तो सबसे पहले तो Yes. लिखेंगे डेल्टा वी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर इंटू x1। बोलो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. अच्छा, अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम है। और इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम कितने डिस्टेंस के लिए है, तो ये टी के लिए है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई एम मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मीडियम इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस है आपका टी। तो क्या लिखेंगे, ई एम इंटू टी लिखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द मीडियम इंटू टी थिकनेस। क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? Yes, sir. कोई दिक्कत हो तो बताओ पहले यहाँ तक। No, sir. ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये हमने 0 से x1 लिया है, इसको मैं x2 नाम दे देता हूँ। इसको मैंने क्या नाम दे देता हूँ, x2 नाम दे देता हूँ। ये जो डिस्टेंस है x1 प्लस t से लेकर d तक का जो डिस्टेंस है उसको मैंने x2 नाम दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर इंटू x2। बोलो यहाँ तक क्लियर है? क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. अच्छा, अब यहाँ पर समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एयर को हम बाहर ले सकते हैं बिकॉज इट्स कॉमन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एयर इनटू x1 प्लस x2 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मीडियम इनटू टी। बोलो यहाँ तक क्लियर है? Yes, Yes sir. or no? अच्छा, अब समझिए कि ये जो x1 प्लस x2 लिखा है और यहाँ पे लिखा है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू मीडियम इंटू टी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मीडियम जो लिखा है बेटा, उसको हम क्या लिख सकते हैं, मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिख सकते हैं, ई नॉट बाय के, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एयर बाय के लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ मीडियम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एयर बाय के, यही होगा। Yes, sir. तो मैं वहां पर क्या लिख सकता हूं, ये यहाँ पे लिख ही देता हूँ नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड टू एयर इंटू x1 प्लस x2 प्लस em को लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एयर बाय k इंटू टाइम इंटू थिकनेस t। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए पहले।
अब आप समझिए कि यहाँ पर मैंने जो x1 प्लस x2 लिखा है, ये x1 प्लस x2 किसके इक्विवेलेंट है? समझिए, ये आपका x1 है। ध्यान से रखना, मैं थोड़ा सा अब इसको हटा रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी दे सके चीजों की। मैं ये कह रहा हूं बेटा कि ये आपका x1 है, ये आपका x2 है, तो x1 प्लस x2 क्या लिख सकते हैं? d माइनस टी लिख सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे लिखा कि x1 प्लस टी प्लस x2 इज इक्वल टू डी, यस और नो? यहाँ पर अगर हम लिखें x1 प्लस x2 प्लस टी इज इक्वल टू डी, तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं? d माइनस टी लिख सकते हैं बेटा। तो वही मैंने क्या किया, x1 प्लस x2 की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एयर, और x1 प्लस x2 की जगह लिखा d माइनस टी प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर बाय k इंटू टी। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। Anyone has any problem in this? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एयर ब्रैकेट में d माइनस टी, अब ये एयर भी बाहर ले लिया तो d माइनस टी प्लस टी बाय के, यह है आपका डेल्टा वी। अब ये जो एयर है आप उसको चाहें तो ई नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा इजी रहेगा। डेल्टा वी इज इक्वल टू ई नॉट टाइम्स ऑफ डी माइनस टी प्लस टी बाय के। तो मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है ई नॉट से, सो डेल्टा वी इज इक्वल टू आ जाएगा ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ये आपका फॉर्मूला बन गया। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? भाई यहाँ तक कोई डाउट है? गजब बच्चे हो भाई। तो डेल्टा वी हमें क्या मिल जाएगा? ई नॉट टाइम्स ऑफ डी माइनस टी प्लस टी बाय के। अच्छा, अब आप एक चीज समझिए, अगर ये कंडक्टिंग स्लैब होता, कैसा होता? कंडक्टिंग। कंडक्टिंग मतलब के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। के की वैल्यू, भाई कंडक्टिंग स्लैब की कंडीशन में के कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो मान लो हमने के इज इक्वल टू इनफाइनाइट है, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम फील्ड है दैट इज के इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो क्या हो जाएगा? चलो उस पे बाद में जाते हैं, छोड़ो, पहले हम लोग कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट इट। ठीक है, चलो डेल्टा वी की वैल्यू हमें क्या मिल गई? ई नॉट टाइम्स ऑफ डी माइनस टी प्लस टी बाय के। यहां तक क्लियर? अब हमें निकालना क्या है? बेसिकली कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या होता है? तो कैपेसिटेंस के लिए हमने लिखा था C इज इक्वल टू क्यू बाय डेल्टा वी। क्या होता है? C इज इक्वल टू क्यू बाय डेल्टा वी। तो यहाँ लिखेंगे C इज इक्वल टू क्यू बाय डेल्टा वी। अब डेल्टा वी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा वी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाय के। भाई ई नॉट लिख सकते हैं, यस और नो? Yes. और इसको फर्दर अगर आपको एक्सटेंड करना है, अगर आपको इसे फर्दर एक्सटेंड करना है, तो ई नॉट को हम क्या लिख सकते हैं? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाय के, राइट। और सिग्मा को अगर एक्सटेंड करना है तो उसको भी आप लिख सकते हो आगे फर्दर, डेल्टा वी इज इक्वल टू सिग्मा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? क्यू बाय ए, राइट, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाय के। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब C निकाल लो, तो C इज इक्वल क्या हो जाएगा? क्यू बाय डेल्टा वी। तो क्यू बाय डेल्टा वी, डेल्टा वी की जगह लिखेंगे क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ये क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए एप्सिलॉन नॉट कहाँ जाएगा? ऊपर चला जाएगा। इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं, ए एप्सिलॉन नॉट कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, राइट। तो क्या आ जाएगा आपको फाइनल आंसर? ए एप्सिलॉन नॉट बाय
डी माइनस टी प्लस टी बाई के। बोलो यहां तक कोई डाउट? ये आपका कैपेसिटेंस आ गया व्हेन इट इज पार्शियली फिल्ड। इसके बेसिस पे काफी क्वेश्चन आते हैं बेटा, इसलिए बता रहा हूँ, याद रखना ये सारी चीजें। कैपेसिटेंस A epsilon naught by D minus T plus T by K when it is partially filled, ठीक है। Then when it is completely filled तो कैपेसिटेंस आएगा K times of C naught, मतलब कि K times of A epsilon naught by D, and when it is filled with air तो सिर्फ A epsilon naught by D। क्लियर है तीनों चीजें? एक एयर से फिल्ड है, सेकंड इट्स कंप्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, और तीसरा पार्शियली फिल्ड। तीनों कंडीशन हमने देख लिए। क्लियर है यहां तक? यस सर। Yes, तो sir. कोई डाउट है इसमें? नो सर। पक्का? पक्का? किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? पहले बात कर, पूछ देख लो अगर कहीं कुछ पूछना हो तो। चलिए ठीक है। तो हमारे पास में कैपेसिटेंस फाइनली क्या आ गया? तो आ गया C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D माइनस T प्लस T बाय K। अब यहां पर मेरा एक पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो स्लैब लिया है, इफ द स्लैब इज अ कंडक्टर, जो हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा, वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर इन कंडक्टर है, मतलब K की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट। तो आई कैन से इफ स्लैब इंट्रोड्यूस्ड इज अ कंडक्टर, तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी? इनफाइनाइट। अब K की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी तो कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा? A एप्सिलॉन नॉट बाय D माइनस T। बोलो यहां तक क्लियर? यस सर। कोई डाउट? नो। पक्का? यस सर। यस सर। तो ये इसकी अच्छा, अगर मान लीजिए कि इसी फॉर्मूला के अंदर ये जो हमारे पास में फॉर्मूला आया, इसी फॉर्मूला में अगर हम ये कहें कि अगर एयर होता, कि अगर एयर होता तो K की वैल्यू क्या आएगी? एयर के लिए 1 आएगी। K की वैल्यू क्या आ जाती है? 1 आती है। यस और नो? या तुम तो ऐसे शर्माते हो। इफ एयर, तो K की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। और K की वैल्यू अगर 1 आएगी तो ये क्या बन जाएगा? C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D माइनस T प्लस T बाय 1, और ये माइनस T और ये प्लस T कैंसिल आउट, तो कैपेसिटेंस कितना आ गया बेटा? आ गया ये एप्सिलॉन नॉट बाय D। यस सर। बोलो कोई डाउट? नो सर। ठीक है। अच्छा, तीसरा कंडीशन हमने देखा था, एक एयर वाला, एक पार्शियली फिल तो है ही, और तीसरा ये था कि फुल्ली मतलब पूरा स्लैब जो है वो भरा हुआ है डाइलेक्ट्रिक मीडियम से। अगर पूरा स्लैब से फिल किया हुआ है तो जो T है वो तो हट जाएगा, तो T की जगह क्या आ जाएगा? D आ जाएगा। तो D माइनस D क्या हो जाएगा? 0। और जो T मतलब T की जगह क्या आ जाएगा? D आ जाएगा। जो T थिकनेस थी, उस T थिकनेस को आप D के बराबर कर दो। कितना कर दो? D के बराबर। तो क्या हो जाएगा? इफ T इज इक्वल्स टू D, मतलब कि कंप्लीटली फिल्ड, तो C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D माइनस T प्लस T बाय K में T की जगह आप D पुट करो, तो A एप्सिलॉन नॉट बाय D माइनस D प्लस D बाय K, तो ये D और ये D कैंसल,
तो ये क्या आ जाएगा k टाइम्स ऑफ a एप्सिलॉन नॉट बाय d। तो क्या आपका आंसर फिर से वही आ गया कि व्हेन इट इज कंप्लीटली फिल्ड k टाइम्स ऑफ c नॉट। यस सर। तो एक ही फॉर्मूला पे से हमने सारे फॉर्मूला वापस से भी डिराइव कर लिए। बोलो यहां तक क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में जो शुरू होता है दैट इज द म्यूचुअल फोर्स बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स। ये जो प्लेट्स हमने रखे हैं इनके बीच में जो फोर्स लग रहा होता है वो कहानी यहाँ से शुरू होती है, बट उस कहानी को अब हम कल स्टार्ट करेंगे, आज यहीं तक रखेंगे। ठीक है।